पटना में बढ़ती कोरोना मामलों को लेकर जिला प्रशासन ले सकती है बड़ा फैसला। पटना में अगले सप्ताह लग सकता है वीकेंड लॉकडाउन। समीक्षा के बाद लिया जाएगा फैसला। आरजेडी के पूर्व सांसद शहाबुद्दीन की कोरोना से मौत। शहाबुद्दीन ने दिल्ली के एलएनजेपी में तोड़ा दम। कल शहाबुद्दीन को आईसीयू किया गया था शिफ्ट। रांची में उपायुक्त छवि रंजन ने की बैठक। दवा की कालाबाजारी के खिलाफ दिए कार्रवाई के निर्देश। मौके पर कई प्रतिनियुक्त दंडाधिकारी रहे मौजूद। दुनिया भर के श्रमिकों को समर्पित आज का दिन। कोरोना के संकट के बीच आज मनाया जा रहा मजदूर दिवस। कोरोना काल में सबसे ज्यादा परेशान है मजदूर समुदाय। नमस्कार, वीआईपी न्यूज में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं आस्था श्रीवास्तव और इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। आपको बता दें कि आरजेडी के पूर्व बाहुबली सांसद मोहम्मद शहाबुद्दीन का कोरोना से आज निधन। दिल्ली की तिहाड़ जेल में उम्र कैद की सजा काट रहे थे शहाबुद्दीन। एलएनजेपी में शहाबुद्दीन ने दम तोड़ा। कल शहाबुद्दीन को आईसीयू शिफ्ट किया गया। बड़ी खबर इस वक्त की टीवी स्क्रीन पर। आपको बता दें, पूर्व आरजेडी सांसद शहाबुद्दीन की कोरोना से मौत। बिहार के सीवान के पूर्व बाहुबली सांसद मोहम्मद शहाबुद्दीन कोरोना से पीड़ित थे। इस खबर की तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ एग्जीक्यूटिव एडिटर प्रशांत झा जी जुड़े हुए हैं। प्रशांत जी, सीवान के पूर्व बाहुबली सांसद मोहम्मद शहाबुद्दीन कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे, जिसके बाद उनका इलाज चल रहा था और आज निधन उनका हुआ। क्या कुछ ताजा जानकारी? देखिए, 2018 में सीवान से उनको तिहाड़ जेल शिफ्ट किया गया था। उनके ऊपर जितने आरोप थे, उस आरोप के बाद जो पटना हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद 2018 में उनको सीवान से सीधे दिल्ली के तिहाड़ जेल शिफ्ट किया गया था। और तिहाड़ जेल में 3 ही ऐसे कैदी थे जिनको कि अलग सेल में रखा गया था, जिनसे किसी को मिलने जुलने का आदेश नहीं था। उसमें शहाबुद्दीन भी थे। तो शहाबुद्दीन को पिछले दिनों तबीयत खराब हो गई थी, तो उनको दीनदयाल उपाध्याय अस्पताल में दिल्ली में एडमिट कराया गया था। और जैसे कि अभी जानकारी मिल रही है कि शहाबुद्दीन का निधन हो गया है। हालांकि उनके पारिवारिक सूत्रों से जो जानकारी मिल रही है कि वो बीती रात तक वेंटिलेटर पर थे और अभी सरकार की तरफ से कोई उनके पास जानकारी नहीं आई है। लेकिन जो अपुष्ट जानकारी है उसके हिसाब से शहाबुद्दीन का निधन हो गया है और इसको लेकर के आरजेडी समेत सीवान में शोक का माहौल है। जी प्रशांत जी, लेकिन एक बड़ा सवाल यहाँ ये खड़ा होता है, जिस तरीके आपने बताया कि अलग बैरक में उन्हें रखा गया था, तो सवाल ये खड़ा होता है, जब अलग बैरक में रखा गया था, किसी से मिलना जुलना उनके लिए नहीं था, जायज़ नहीं, मतलब उनके लिए अलाउ नहीं किया गया था किसी से मिलना जुलना, तो फिर वो कोरोना पॉजिटिव कैसे हुए? देखिए, ये ऐसा कहा जा रहा है कि शहाबुद्दीन को अलग बैरक में सिर्फ अकेले वो नहीं थे, उनके साथ छोटा राजन और नीरज बुबना भी है, जो कि बड़े ये लोग जो अपराधी हैं, इन लोगों को अलग अलग सेल में 3 सेल में रखा गया था, जहां किसी को मिलने जुलने की आजादी तो नहीं थी। लेकिन वही अभी जेल प्रशासन, तिहाड़ जेल प्रशासन भी इसी की जांच कर रहा है कि आखिर ये लोग कोरोना पॉजिटिव, ये जो शहाबुद्दीन है, ये कोरोना पॉजिटिव कैसे हुए या किसके संपर्क में आए जिसकी वजह से ये कोरोना पॉजिटिव आए। क्योंकि जब इनको किसी से मिलने जुलने की इजाजत नहीं थी, फिर इनको कोरोना पॉजिटिव हो जाना, फिर उनको अस्पताल ले जाना, इनको वेंटिलेटर तक इनको पर रखना, ये एक बड़े सवाल है जिसका कि जांच के बाद ही खुलासा हो पाएगा। लेकिन जो जानकारी है, उस जानकारी के मुताबिक शहाबुद्दीन को तिहाड़ जेल में किसी से अभी पिछले कई दिनों से उनके पारिवारिक लोगों से भी उनको मिलने की इजाजत नहीं दी गई थी। और ऐसे में कोरोना पॉजिटिव हो जाना ये बड़ा ही ये मुश्किल लग रहा है कि आखिर जेल में भी लोग सुरक्षित क्यों नहीं हो रहे हैं। जी बिल्कुल प्रशांत जी, एक बड़ा सवाल यही खड़ा होता है कि जब अलग रखा गया था, उसके बाद भी जब कोरोना पॉजिटिव आए हैं शहाबुद्दीन और उनकी मौत हुई है, परिवारजनों से नहीं मिलने दिया जा रहा था, किसी से मिलने जुलने की इजाज़त नहीं थी, उसके बाद कैसे ये पॉजिटिव आए हैं? इसके बारे में जेल प्रशासनिक अधिकारी जो है उनका क्या कुछ कहना है?
देखिए, अभी दिल्ली जेल से कोई इस तरह की जानकारी नहीं आ पाई है, लेकिन ये जांच चल रहा है, बड़े लेवल पर जांच चल रहा है, क्योंकि दिल्ली पुलिस और दिल्ली जेल ये दिल्ली पुलिस एक्ट के तहत अधीन आता है। और ऐसे में जो तिहाड़ जेल है, उस तिहाड़ जेल में रहने वालों के लिए जो सुरक्षा व्यवस्था है वो चाक चौबंद होती है। वहां बिना इजाजत के कोई मिल भी नहीं सकता है। अब ये कहा जा रहा है कि या तो कोई उसमें से जो सुरक्षा प्रहरी थे उनमें से ही कोई कोविड पॉजिटिव था, जिसकी वजह से शहाबुद्दीन में पॉजिटिव हुए और उनके इलाज के लिए उनको दीनदयाल उपाध्याय अस्पताल में भर्ती कराया गया था। और जो ये कहा जा रहा है कि आज तड़के उनकी निधन की खबर आ रही है। हालांकि उनके पारिवारिक सूत्र अभी यह मानने को तैयार नहीं है। उनका ये कहना है कि जब तक जेल प्रशासन की तरफ से उनके पास विधिवत सूचना नहीं आ जाएगी तब तक वो लोग इस बात को कंफर्म नहीं करेंगे। हालांकि ये कहा जा रहा है कि जेल से उनको इलाज के लिए पिछले दिनों लाया गया था और दीनदयाल उपाध्याय अस्पताल में उनको भर्ती कराया गया था, जहां वेंटिलेटर पर वो थे और कंटिन्यू वेंटिलेटर पर थे। हालांकि सिवान में जो उनका पैतृक गांव है प्रतापपुर, वहां भी अभी गम का माहौल हो गया है। और सिवान में जो उनका शहर में उनका आवास है वहां भी लोग इकट्ठा हो गए हैं और सारे लोग इस इंतजार में है कि जेल प्रशासन से विधिवत सूचना आ जाए, उसके बाद वो लोग बाकी की कार्रवाई करेंगे। जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं अब परिवार वाले भी जेल की तरफ से, जेल अधिकारी की तरफ से पुष्टि करने की बात कह रहे हैं कि जब तक वहां से पुष्टि नहीं होगी तब तक परिवार वाले भी पुष्टि इस पूरी बात की नहीं करेंगे। बिल्कुल, क्योंकि जेल अधिकारियों से जब तक उनको सूचना नहीं मिलती है जो विधिवत होता है, और विधिवत सूचना के बाद ही फिर उनके परिजन जैसे उनकी पत्नी है और उनके बेटे हैं, ये तमाम लोग जो कैसे वो डेड बॉडी मिलती है या फिर उसका कहां पर क्रिमिनेशन होता है जो उनके इस्लाम में है, जिस तरह से उनको अगर मिट्टी देना होता है तो वो दिल्ली में होता है या सिवान में होगा, ये सब चीजें तो आगे देखने की बात होगी। लेकिन ये तब इसी पर डिपेंड करता है कि जब तक जेल प्रशासन पूरी तरह से इस मामले को कंफर्म न कर दे और परिवार को विधिवत जानकारी न दे दे, तब तक परिजन इस बात को मानने को तैयार नहीं है। जी बहुत बहुत धन्यवाद। एग्जीक्यूटिव एडिटर प्रशांत झा हमारे साथ जुड़े हुए थे। तो इस दौरान एक बड़ा सवाल यही खड़ा होता है कि शहाबुद्दीन किस तरीके से कोरोना पॉजिटिव हुए हैं, इस पूरे मामले पर अब जांच की जाएगी और कहीं ना कहीं परिवार वाले भी इस बात की पुष्टि की बात कर रहे हैं कि जब तक जेल अधिकारियों की तरफ से पुष्टि नहीं होती, विधिवत सूचना नहीं मिलती है, तब तक वो पुष्टि नहीं करेंगे। बड़ी खबर इस वक्त की आ रही है समस्तीपुर से, जहां पर आपको बताते चले टीवी स्क्रीन पर इस वक्त की बड़ी खबर कि लगातार जिस तरीके से कोरोना संक्रमण फैल रहा है, मामले बढ़ते जा रहे हैं, इसी के चलते बीजेपी एमएलसी हरिनारायण चौधरी का निधन हुआ। कोरोना संक्रमित हरिनारायण चौधरी जा रहे हैं तो आपको बता दें कि पटना के IGIMS में हरिनारायण भर्ती थे, कोरोना संक्रमित थे। बीजेपी एमएलसी हरिनारायण चौधरी जिनका निधन हुआ है। बड़ी खबर इस वक्त की टीवी स्क्रीन पर, जहां पर कोरोना संक्रमित हरिनारायण चौधरी का पटना के IGIMS में भर्ती थे, इस दौरान उनका निधन हो गया। इस खबर की तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता केसर खान जुड़े हुए हैं। केसर, हरिनारायण चौधरी बीजेपी एमएलसी का निधन हुआ है, कोरोना संक्रमित बताए जा रहे हैं, क्या कुछ ताजा जानकारी? जी, जैसा कि बता दें आपको कि 2-3 दिन पहले उनकी अचानक तबीयत बिगड़ गई थी, जिसको लेकर जो है कि पटना के IGIMS के अंदर उनको भर्ती कराया गया था। लगातार उनका इलाज चल रहा था और आज जो है कि रात में जो है उन्होंने आखिरी सांस ली और उनका निधन हो गया। और उनकी निधन की खबर से जो है समस्तीपुर के अंदर और भाजपा जदयू के अंदर शोक की लहर दौड़ गई है। लोग उनके घरों पे पहुंच रहे हैं। अभी जो है उनका शव जो है पटना से जो है समस्तीपुर अभी तक नहीं लाया गया है। कोरोना टेस्ट की बात कही जा रही है, उनका टेस्ट होगा, उसके बाद जो है जो कोरोना के प्रोटोकॉल होंगे उसके हिसाब से उनका दाह संस्कार किया जाएगा। जी,
जी बहुत बहुत धन्यवाद कैसर खान संवाददाता हमारे साथ जुड़े थे इस खबर की तमाम जानकारी के लिए। तो टीवी स्क्रीन पर इस वक्त की बड़ी खबर आप देख रहे थे, जहां बीजेपी एमएलसी हरिनारायण चौधरी का निधन हुआ है। पटना के आईजीआईएमएस में वो भर्ती थे। कोरोना से हरिनारायण चौधरी बताए जा रहे हैं कि संक्रमित थे। बिहार में कोरोना का कहर लगातार बढ़ता जा रहा है। राजधानी पटना में बीते 24 घंटे में 2844 नए मामले पाए गए। लगातार बढ़ते कोरोना संकट को देख प्रशासन अगले सप्ताह से वीकेंड लॉकडाउन लगाने पर विचार कर रहा है। इस वीकेंड लॉकडाउन के तहत शनिवार की शाम 4 बजे से सोमवार की सुबह 6 बजे तक सभी दुकानों को बंद किया जा सकता है। अगर कोरोना की रफ्तार में कमी नहीं आती है तो ये फैसला लिया जाएगा। जिला प्रशासन ने बीआईए और चैम्बर ऑफ कॉमर्स के साथ बैठक कर इस संबंध में सहमति ली। डीएम चंद्रशेखर सिंह का कहना है कि अंतिम निर्णय अगले सप्ताह की स्थिति को समीक्षा के बाद ही लिया जाएगा। डीएम ने कहा कि वर्तमान समय में गृह विभाग के आदेश के आलोक में शाम 4 बजे तक दुकानों को बंद कराया जा रहा है, जिसकी लगातार मॉनिटरिंग की जा रही है। स्थिति में सुधार नहीं होने पर अगले सप्ताह से शुक्रवार की शाम 4 बजे से सोमवार की सुबह 6 बजे तक सभी दुकानें बंद होंगी। तो आपको बता दें कि लगातार कोरोना संक्रमण फैलता जा रहा है, खतरा बढ़ता जा रहा है। इसी के चलते 24 घंटे में 2844 नए मामले सामने आए हैं और लगातार बढ़ते कोरोना संकट को देखते हुए प्रशासन अलर्ट हो गया है और अगले सप्ताह से वीकेंड लॉकडाउन लगाने पर विचार कर रहा है। इस खबर की तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता कुमार गौतम जुड़ गए हैं। गौतम, जिस तरीके से अगले सप्ताह से वीकेंड लॉकडाउन लगाने की बात सामने आ रही है और वो भी ये बात आ रही है कि समीक्षा की जाएगी, जो भी स्थिति होगी उसके बाद ये निर्णय लिया जाएगा। तो जिस तरीके से आंकड़े बढ़ रहे हैं, जिस तरीके से देखने को मिल रहे हैं संक्रमित मरीजों की संख्या, इतनी देरी इसमें क्यों की जा रही है? देखिए, हर फैसले के पहले उस पर एक बैठक होती है, एक निर्णय होता है ताकि उस निर्णय को इम्प्लीमेंट किया जाए। उस निर्णय से संबंधित जो नुकसान और फायदा दोनों चीजें देखी जाती है। तो कुल मिलाकर लॉकडाउन लगाने से सरकार जानती है कि कितना भारी नुकसान हो सकता है आम लोगों के बीच, और जो जरूरत की चीजें हैं वो उस पर उसका सीधे तौर पर असर पड़ेगा। लिहाजा कम से कम लोग घरों में रहे और जो जरूरत की चीजें हैं उसके लिए लोग अगर निकलते हैं तो उनको सहूलियत ढंग से वो सामान मिल जाए। ये एक सरकार का अपना एक फैसला है। यही कारण है कि देखिए, सरकार अभी तक बिहार में बढ़ती मरीजों के आंकड़ों के बावजूद भी लॉकडाउन नहीं लगा रही है, क्योंकि जानती है कि लॉकडाउन से सरकार के साथ साथ आम जनता का भी बहुत बड़ा नुकसान होगा। जो लोग रोज कमाते हैं, रोज खाते हैं, उनके लिए सबसे ज्यादा दिक्कतें होगी। दूसरी बात, सरकार ने अभी पहले नाइट कर्फ्यू लगाया बिहार के अंदर, और अब नाइट कर्फ्यू का दायरा, फिर उसके बाद सेकेंड स्टेज में नाइट कर्फ्यू का दायरा बढ़ा दिया गया। और इस दायरे में आप देखिए कि शाम को 6 बजे से ही कर्फ्यू लग जाती है, सुबह 6 बजे तक। तो कम से कम 12 घंटे की इस कर्फ्यू की वजह से संक्रमण में कुछ कमी आए, ये सरकार चाहती है। दूसरी बात ये कि सरकार ने ये भी कह दिया है कि अगर जिलाधिकारी को ऐसा लगता है बिहार के किसी भी जिले में कि स्थितियां बहुत खराब है तो वो लॉकडाउन अपने जिले तक लगा सकती है। यही कारण है कि कुछ जिलों ने पहले ही ये फैसले ले लिए हैं। जी गौतम, तो कहीं ना कहीं सरकार ने ये फैसला लॉकडाउन लगाने का जिलाधिकारी के ऊपर छोड़ दिया है कि क्षेत्र में जैसी भी स्थिति बनेगी, जैसे आंकड़े बढ़ेंगे उस हिसाब से स्थिति का जायजा लेकर लॉकडाउन लगा सकते हैं। और यही कारण है कि राजधानी पटना में डीएम ने सांकेतिक तौर पे कल ही ये बातें कही थी, लेकिन अभी तक फैसला नहीं लिया गया। अगर पटना में डीएम को ऐसा लगता है कि सप्ताह के अंत में, यानी कि शनिवार के शाम 4 बजे से शनिवार, रविवार और सोमवार की सुबह तक दुकानों को कंप्लीट बंद किया जा सकता है, तो ये अब अगर कोरोना की रफ्तार में कमी नहीं आई है तो यह फैसला लिया जा सकता है। यानी कि कमी नहीं आई है और यह फैसला लिया जा सकता है। तो जिला प्रशासन ने बीआईए यानी बिहार इंडस्ट्री एसोसिएशन जो है, बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स के साथ बैठक की है, कहा है, पूछा है। व्यापारियों के एक बहुत बड़ा समूह है बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स, जिनसे सलाह भी ली गई है, सहमति भी ली गई है कि यदि ऐसा होता है तो क्या दुकानदारों की अपनी जो राय है वो
ठीक रहेगी या नहीं। इस पर डीएम चंद्रशेखर सिंह ने साफ किया कि अंतिम निर्णय अगले सप्ताह की स्थिति की समीक्षा के बाद ही लिया जाएगा। यानी कि आप देखिए आज शनिवार है, आज तो ऐसे शनिवार कल रविवार यानी कि सोमवार तक ये फैसला लिया जा सकता है। और अगर सोमवार को फैसला लिया जाएगा तो सोमवार से शुक्रवार तक की स्थितियां वैसी ही रहेगी, लेकिन शनिवार और रविवार को लॉकडाउन यानी कि वीकेंड लॉकडाउन लगाया जा सकता है। तो राजधानी पटना में दिक्कतें होंगी, लेकिन इसके पहले ये एक जरूरी कदम होगा, क्योंकि बिना इसके कोरोना के रफ्तार में कमी नहीं लाई जा सकती है। लेकिन इसके लिए मॉनिटरिंग भी करनी पड़ेगी। सरकार के लिए सबसे बड़ी परेशानी है कि जो स्थानीय जो पुलिस प्रशासन के लोग हैं, जहाँ की जो गश्ती टीम है, वो उनका रवैया थोड़ा उदासीन है, जिसकी वजह से आज ये चेन जो है नहीं टूट रहा है। चौक चौराहे पर आज भी लोग वैसे ही घूम रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जो शिफ्ट जो इसमें सबसे ज्यादा परेशानी अगर किसी बात को लेकर के है तो वो है सब्जी मंडियों में जो भीड़ देखने को मिल रही है। अगर वो वहां पर अगर वीकेंड लॉकडाउन अगर लगाया जाता है तभी जाकर के इस कोरोना के संक्रमण को रोका जा सकता है, क्योंकि सब्जी मंडी का जो हब है वो पटना के में सबसे ज्यादा खतरनाक साबित हो रहा है। और उसी सब्जी मंडी से लोग अपने घरों में कोरोना को लेकर के आ रहे हैं, लेकिन बावजूद इसकी ना तो सरकार, ना ही प्रशासन, ना ही स्थानीय लेवल पर इस चीज को इम्प्लीमेंट किया जा रहा है। जी गौतम, जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि सरकार ने पहले नाइट कर्फ्यू लगाया, दायरा बढ़ाया और अब वीकेंड लॉकडाउन के बारे में सरकार सोच रही है, तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से संक्रमण के मामले बढ़ते जा रहे हैं, तो क्या वीकेंड कर्फ्यू से इसमें कमी देखने को मिल सकती है? बिल्कुल देखने को मिल सकती है। आप इसको इस तरीके से समझने की कोशिश कीजिए कि यदि कोई व्यक्ति कोरोना संक्रमित है और शुरुआत में, और अगर वो कहीं बाहर निकलता है तो वो दूसरों को संक्रमित कर सकता है। लेकिन यदि आप सोचिए कि शुक्रवार को शाम 4 बजे से नहीं, यानी शनिवार को, शुक्रवार तक तो जो स्थितियां वैसी रहेगी, लेकिन शनिवार की शाम 4 बजे से रविवार की शाम 4 बजे तक, मतलब 24 घंटे तक तो कंप्लीट ये लॉकडाउन होगा। और उसके 12 घंटे बाद यानी कि अगले दिन सोमवार के सुबह 6 बजे तक, तो इतने घंटे का तकरीबन 1.5 दिन से ज्यादा का जो चेन होगा वो बाहर नहीं निकलेगा, वो भीड़ में नहीं जाएगा, वो मार्केट नहीं जाएगा, तो उसके सिर्फ घर तक सीमित रहेगा। लेकिन यदि वो बाहर जाता है तो वो दूसरे को संक्रमित कर सकता है। यही वजह है आंकड़े लगातार जो है गुणात्मक रूप में बढ़ता जा रहा है। तो इसको समझना होगा, पहले स्क्वायर में अब क्यू में, यानी कि पहले 2 to the 4 इस तरीके से बढ़ रहा था, लेकिन अब ये 2 क्यू मतलब 2 को अगर 2 पे पावर क्यू करते तो 8 होता है, मतलब उस अनुपात में ये बढ़ रहा है, घनात्मक जिसको बोलते हैं। तो गुणात्मक और घनात्मक में फर्क है। अब ये रफ्तार बहुत तेज है, तो इसलिए इन चीजों को समझना होगा। और अगर लॉकडाउन, कम से कम बिहार सरकार को 1 सप्ताह के लिए ये लॉकडाउन, कंप्लीट लॉकडाउन लगाना चाहिए। और इसके लिए जो खामियाजा, चाहे वो राजस्व के रूप में हो या आम लोगों को हो, लेकिन इस चेन को अगर तोड़ना है तो कंप्लीट 8 दिन का लॉकडाउन सरकार निर्णय ले, तभी जाकर के इस ग्राफ को रोका जा सकता है। अन्यथा सिर्फ वीकेंड कर देने से, जो आपका सवाल है, हाँ कुछ कमी आ सकती है, लेकिन फिर आप उसी चेन को आप देखिए कि फिर वही व्यक्ति फिर सोमवार को बाहर निकलेगा और सोमवार से शुक्रवार तक फिर उसी संक्रमण को बढ़ाएगा, तब जाकर के फिर शनिवार को और वो रुकेगा। यानी कि तब तक आप सोचिए कि कितना संक्रमण का दायरा बढ़ चुका होगा। तो कहीं ना कहीं इन चीजों पर पाबंदियां लगानी होगी, सरकार को एक कड़ा निर्णय लेना होगा, तभी जाकर के बिहार के अंदर कोरोना के ग्राफ को रोका जा सकता है। अन्यथा कोई ऐसा उपाय नहीं है। सरकार चाहे वीकेंड कर ले, चाहे नाइट कर्फ्यू कर ले, जब तक इन सब्जी मंडियों जी गौतम, बिल्कुल कहीं ना कहीं अब सरकार को सख्त कदम उठाने की जरूरत है और कोरोना की चेन जिस तरीके से चल रही है उसे तोड़ने की जरूरत है। तो जिस तरीके से चेन टूटेगी तो कोरोना संक्रमण में भी कमी देखने को मिलेगी। बहुत बहुत धन्यवाद कुमार गौतम, संवाददाता हमारे साथ जुड़े थे इस खबर की तमाम जानकारी के लिए।
महामारी की चपेट में आए वैसे तो देश का हर कुनबा परेशान है, लेकिन इस महामारी में सबसे ज़्यादा किसी की रोजी रोटी पर बन आई है तो वो है मजदूर समुदाय। पिछले साल लॉकडाउन के बाद इन्हीं मजदूरों की तस्वीर दुनिया भर में वायरल हुई थी और ये सुर्खियों में छाए रहे। कोरोना संक्रमण का प्रसार एक ओर जहां सरकार की परेशानी का बल डाल रहा है, तो वहीं राहत की खबर ये है कि कुछ देश इससे निपटने में कामयाब हुए। मेहनतकश मजदूरों को समर्पित 1 मई की तारीख समारोह के तौर पर पूरे दुनिया में मनाई जाती है। इस मौके पर मुख्य मकसद दुनिया भर के श्रमिकों व मजदूरों के अहम और उल्लेखनीय योगदान को याद करना है। 1 मई या मई दिवस के नाम से इस दिन को जाना जाता है, जिसे क्यूबा, भारत, चीन समेत तमाम देश मनाते हैं। दरअसल किसी भी समाज, देश, संस्था और उद्योग में मजदूरों, कामगारों और मेहनतकशों की अहम भूमिका होती है। किसी भी उद्योग को सफल बनाने के लिए उसके मालिक का होना तो अहम है ही, मजदूरों के अस्तित्व को भी नहीं नकारा जा सकता, क्योंकि कामगार ही किसी भी औद्योगिक ढांचा के लिए संबल की भूमिका निभाती हैं। लेकिन इस महामारी में सबसे ज़्यादा अगर कोई परेशान है तो वो यही मेहनतकश मजदूर हैं। तो आज मजदूर दिवस मनाया जा रहा है। कोरोना संकट काल में ये दूसरी बार ऐसा है जब मजदूर दिवस मनाया जा रहा है। मजदूरों की प्रमुखता, मजदूरों की एक तरीके से कहा जाए उल्लेखनीय योगदान को इस दौरान याद किया जाता है। 1 मई या मई दिवस के नाम से इस दिन को जाना जाता है। भारत, चीन तमाम ऐसे देश हैं जो मजदूर दिवस मनाते हैं। किसी भी समाज, देश, संस्था और उद्योगों में मजदूरों, कामगारों और मेहनतकशों की बेहद अहम भूमिका होती है। लेकिन कोरोना संक्रमण जिस तरीके से फैल रहा है, सबसे ज़्यादा परेशान मजदूर हो रहे हैं। रोज़ खाने कमाने वाले मजदूर परेशानी झेल रहे हैं। आर्थिक स्थिति का सामना मजदूरों को करना पड़ रहा है। रोज़ी रोटी का संकट मजदूरों के सामने खड़ा हो गया है और मजदूरों को तमाम परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। कोरोना संक्रमण का प्रसार एक ओर जहां सरकार की पेशानी पर बल डाल रहा है, तो वहीं राहत की खबर ये भी है कि कुछ देश इससे निपटने में कामगर हुए हैं। इस खबर की तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ बिहार झारखंड संपादक कुंदन कृतज्ञ जी जुड़े हुए हैं। कुंदन जी, कोरोना संक्रमण के दौर में आज दूसरी बार ऐसा है 1 मई को जब मजदूर दिवस मनाया जा रहा है और लगातार इस महामारी में यदि सबसे ज्यादा कोई परेशान हो रहा है तो वो मजदूर ही है। देखिए, स्थिति आपको बता दें कि जहां कोरोना के जारी इस जंग में हमने फ्रंटलाइन वर्कर्स, कोरोना फ्रंटलाइन वर्कर्स के तौर पर सफाई कर्मियों को सम्मानित किया है, पुलिस कर्मियों को सम्मानित किया, मेडिकल में डॉक्टर्स, पैरामेडिक्स, सैन्य कर्मियों को सम्मानित किया है। एक तबका, मजदूरों का तबका ऐसा है जिस तबके को अभी तक कोई कहीं से किसी भी प्रकार की मान्यता नहीं मिली है, किसी प्रकार का सम्मान नहीं मिला है। लेकिन हकीकत यह है कि आज खेत खलिहान, निर्माण उद्योग, खान, अस्पताल हो, स्टेशन हो, हवाई अड्डा हो, अब तमाम जगहों को देख लीजिए, वहां पर मजदूर अपने मेहनत से दिन रात जतन से काम करने में जुटे पड़े हैं, बिना किसी लालसा के, बिना किसी दिलासा के। जरूरत है उनकी 2 वक्त की रोटी और हमारी जरूरत है कि हमारे स्टेशनों पर, हमारे अस्पतालों में, ऑक्सीजन से की फैक्ट्रियों में, तमाम जगहों पर हमारा काम बदस्तूर जारी रहे। और शायद इस काम को अंजाम कोई सफलतापूर्वक दे पा रहा है तो वो है मजदूर वर्ग। और आज मजदूर दिवस है। इस मजदूर दिवस के दिन जो वर्ग हमेशा से उपेक्षा का शिकार होता रहा है, उपेक्षित वर्ग रहा है, आज दिन है उस उपेक्षित वर्ग को नमन करने का, उस उपेक्षित वर्ग को सम्मान देने का। आस्था जी, लेकिन इस दौरान देखने को मिल रहा है कि रोजी रोटी का संकट उन्हीं मजदूरों के सामने खड़ा हो गया। आर्थिक परेशानी से मजदूर जूझ रहे हैं और इस महामारी में सबसे ज्यादा परेशान हो रहे हैं। सरकार की तरफ से भी तमाम योजनाएं चलाई जा रही हैं।
देखिए, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है कि मजदूरों की स्थिति आज की तारीख में सबसे ज्यादा दयनीय है। आप कोरोना संक्रमण के पहले काल की कल्पना करिए, मार्च 2020 में से लेके जुलाई 2020 तक किस तरीके से प्रवासी मजदूरों का जत्था हवाई जहाजों से, ट्रेनों से, बसों से, टेम्पो, रिक्शा, ट्रक, बस में भर भर कर अपने राज्य को वापस लौट रहा था। ये वही मजदूर हैं जिनको हम 1 मई के दिन नमन करने की बात कर रहे हैं। आज की तारीख में अगर हम बात कर रहे हैं, ये मजदूर जहां भी हैं, जिस अवस्था में भी हैं, चूंकि पूरे देश में संपूर्ण लॉकडाउन नहीं लगा है, कुछ औद्योगिक गतिविधियां जारी हैं, फैक्ट्रियों का काम जारी है, निर्माण उद्योग में काम जारी है, खनन उद्योग में काम जारी है, अस्पतालों में दिन रात मजदूरों की जरूरत है। और खास करके इस संक्रमण के इस दूसरे दौर में ऑक्सीजन के फैक्ट्रियों की रिफिलिंग यूनिट्स, ऑक्सीजन के निर्माण इकाइयों में मजदूरों की बदौलत ही यह निर्माण हो रहा है। हमने कुछ दिन पहले कुछ तस्वीरें भी दिखाई थी आस्था कि मजदूरों का खाना उनके बगल में रखा था और मजदूर सिलेंडर निर्माण में लगे हुए थे। जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा कि बस इन सिलेंडरों का निर्माण पूरा हो जाए तब जाकर हम खाना खाएंगे। यह स्थिति है मजदूरों की, और इसी मजदूर के बदौलत आज हमारे देश का पहिया घूम रहा है। और हम उम्मीद भी यही कर रहे हैं कि यह मजदूर जो हमेशा से शोषित और अपेक्षित रहे हैं, इनके साथ किसी भी प्रकार की बदनीयति ना हो, इनके साथ किसी प्रकार का अन्याय ना हो, क्योंकि आज इन्हीं के कंधों पर देश टिका हुआ है। आस्था जी बिल्कुल, मजदूर ऐसे वर्ग से आते हैं जहां पर उपेक्षित किया जाता है, हमेशा शोषित किया जाता है, लेकिन जब भी कोई परेशानी आती है मजदूर हमेशा साथ निभाते हैं। और इस महामारी के दौर में भी मजदूर आगे आकर बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं, और तमाम जगह अस्पताल हो, स्टेशन हो या तमाम जगह हो, मजदूर अपने योगदान वहां पर कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद बिहार झारखंड संपादक कुंदन कृतज्ञ जी हमारे साथ जुड़े थे इस खबर की तमाम जानकारी के लिए। तो आज मजदूर दिवस मनाया जा रहा है और अहम योगदान को मजदूरों के आज के दिन याद किया जाता है। इस महामारी के दौर में भी मजदूर अपना योगदान दे रहे हैं। वीआईपी न्यूज़ के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।